Hello friends, I am Drishti Singh. Welcome to Study in Gurukulam. This is NCERT Geography Class 7 Part 1. आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 की NCERT की. ओके, क्लास 6 की NCERT मैं कवर कर चुकी हूँ पार्ट 1 टू पार्ट 4. अगर आप लोग देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा. उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है NCERT क्लास 6 को. चलिए आज बात करते हैं क्लास 7 की NCERT की. तो इसमें मैं 2 चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको. फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट. तो आज हम लोग पर्यावरण की बात करेंगे. ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट एनवायरनमेंट के हैं. ओके, तो एनवायरनमेंट में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं. एक तो होता है नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलता है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता. मीन्स हम उसे नहीं बनाते हैं, वो नेचर में पहले से मौजूद होता है. ओके, नेक्स्ट होता है ह्यूमन मेड, जो हम लोग बनाते हैं. ह्यूमन मेड जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, या फिर रोड डेवलप करना, या फिर जो ह्यूमन मेड चीज़ें होती हैं वो सभी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं. और लास्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है, ह्यूमन कंपोनेंट. ओके, देखिए जो मैंने आपको तीनों कंपोनेंट बताए हैं इन्वायरमेंट के, उसमें कुछ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, कुछ अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, जिनमें जान होती है. ओके, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे. लेकिन जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो निर्जीव होते हैं, उनमें जान नहीं होती है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं. ओके, तो इसमें 2 तरह के मैंने आपको बताया, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स में, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नेचुरल कंपोनेंट. नेचुरल कंपोनेंट में जो सबसे इसेंशियल कंपोनेंट है वो है वाटर. हाइड्रोस्फीयर में आता है. ओके, हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर. हमारे अर्थ का लगभग 71% एरिया वाटर से कवर है, और वाटर हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है. तो वाटर भी हमारा एक नेचुरल कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एयर. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. एयर में जो हमारे ऑक्सीजन जो हम सांस के लिए लेते हैं, ब्रीथिंग के लिए लेते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है, हमारे ब्रीथिंग के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है. कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को गर्म रखती है, बट हाँ एक लिमिट तक. उस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए खतरा बन जाती है. जैसे आज सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग है. ओके, और इसमें बहुत सारे जैसे नाइट्रोजन जो हमारे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. ओके, नेक्स्ट जो नेचुरल कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का वो है लैंड, लिथोस्फीयर. जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, बिल्डिंग डेवलप करते हैं, कंपनियाँ बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, जहाँ हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं. तो ये हमारा लिथोस्फीयर है. ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट नेचुरल कंपोनेंट वो है बायोस्फीयर. देखिए बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है, एक संकरा जोन होता है, जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर ये तीनों चीज़ पाए जाते हैं. जैसे कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा घर होता है, उसके आसपास अगर पेड़ पौधे होते हैं. ओके, अगर वहाँ नदी है या कोई तालाब, झील, कुएं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ वाटर है, तो इन पूरे जो इन्वायरमेंट को, जो हमारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. ओके, जहाँ बायोटिक चीज़ें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग एलिमेंट होती हैं. ओके, तो ये था नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट की. ह्यूमन मेड कंपोनेंट में आप जानते होंगे बहुत सारे ह्यूमन मेड कंपोनेंट हैं. आइए हम कुछ जो मेन कंपोनेंट हैं उनकी बात करते हैं. फर्स्ट है बिल्डिंग. आप देखते होंगे आज हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती है, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट हो चुका है. नेक्स्ट ह्यूमन मेड कंपोनेंट है पार्क, देन ब्रिज, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रोड. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स, एंड लास्ट वन इज इंडस्ट्रीज. ओके, तो ये थे ह्यूमन मेड कंपोनेंट. जो नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का वो है ह्यूमन. ह्यूमन देखिए इंडिविजुअल ह्यूमन है, ये भी एक कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का. ह्यूमंस इंडिविजुअल से क्या बनता है, उसकी एक फैमिली बनती है, माँ बाप बच्चे. ओके, तो ये एक फैमिली हो गई, ये भी एक कंपोनेंट हुआ. फैमिली से अगर हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ के लोगों को मिला के एक कम्युनिटी बन जाती है. ओके, तो ये भी एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का. देन ह्यूमन ने क्या बनाया, रिलीजन बनाया, लोगों को पहचानने के लिए, अलग अलग जगहों में बांटने के लिए उनको. ओके, ठीक है, तो ये भी एक कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का मेन. और एजुकेशन, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक. इकोनॉमिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट. और इकोनॉमिक से हमें एक
जो हमारे लिए आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है इकॉनमी। ओके, तो ये भी हमारा एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। एंड नेक्स्ट लास्ट इज पॉलिटिकल सिचुएशन, जो हमारे देश की राजनीतिक सिचुएशन है, राजनीतिक स्थिति है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट का ही कंपोनेंट है। ओके, तो ये मैंने आपको पूरे टोटल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बताए, जो मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट आइए बात करते हैं डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के डोमेन्स कौन कौन से हैं। इससे पहले कि अगर आप 6 की एनसीईआरटी देखे होंगे मेरी, तो मैंने आपको उसमें बताया हुआ है डोमेन्स, चारों डोमेन्स को मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। और अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो हमारे अर्थ पर मैंने बताया था कि एक हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वाटर, एयर, लैंड, ये सब अर्थ पर ही मिलती हैं। ओके, वाटर एंड एयर मेन जो रोल है इसका, वाटर एंड एयर हमारे अर्थ पर ही मिलती हैं, और कहीं आपको न वाटर मिलेगा ना एयर मिलेगा। ओके, तो यहाँ हमारे रहने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है उन डोमेन्स की हम बात करते हैं। लिथोस्फीयर, फर्स्ट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर देखिए ये है लिथोस्फीयर, लैंड एरिया जो होता है, ओके, जहाँ हम लोग रहते हैं, जो रॉक एरिया होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। मैंने बताया कि एक गैस की लेयर होती है जो एक लाई करती है, जहाँ सारी गैसेस लाई करती हैं एक लेयर में, उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हाइड्रोस्फीयर। मैंने बताया कि हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, जहाँ पर वाटर पाए जाते हैं, एक लार्ज अमाउंट में वाटर पाए जाते हैं, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जैसे कि नदी, तालाब, झरने, कुएं या ओशियन, सी, इस तरह को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और इन तीनों को मिला के जो एक जोन बनता है जहाँ हम लोग सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, ओके, उस चीज़ को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफिनेशन बता देती हूँ इसकी कि लिथोस्फीयर है क्या। इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। हमारा अर्थ एक बहुत ही सॉलिड क्रस्ट से बना हुआ है, छोटे छोटे रॉक के टुकड़े से बना हुआ है। रॉक की एक आपको पतली परत दिखाई देगी, ठीक है, हमारे क्रस्ट पर। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि हमारे क्रस्ट 2 टाइप के हैं। एक तो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो होता है जहाँ लैंड होते हैं, ओके, लैंड जो होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जहाँ वाटर होते हैं उसे हम कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। ओशन आप जानते होंगे कि हमारे अर्थ का 71% वाटर है, ओशियन है बहुत बड़ा। तो ओशियन के नीचे भी रॉक की एक लेयर होती है, ओके, तो उस रॉक की लेयर को हम ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। तो हमारे यहाँ 2 टाइप के क्रस्ट हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दूसरा ओशियानिक क्रस्ट है। तो इन दोनों को मिला के लिथोस्फीयर बनता है, भूमंडल। ओके, ये हो गया लिथोस्फीयर की डेफिनेशन। अब हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर पे। मैंने आपको बताया द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, जो हमारा वाटर एरिया है जहाँ वाटर पाए जाते हैं इन लार्ज अमाउंट, इट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। अर्थ के सराउंड जो थिन लेयर होती है गैसों की, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन एक्सेट्रा, तो इन गैसों की उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन। यह एक नैरो जोन होता है जहाँ हम सर्वाइव करते हैं, जहाँ लैंड, वाटर और एयर ये तीनों पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखिए, यहाँ लैंड, वाटर और एयर तीनों पाए जाते हैं। यहाँ प्लांट किंगडम भी होता है, यहाँ एनिमल किंगडम भी होता है, और दोनों मिलकर एक साथ लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। ओके, तो ये था पूरा हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के जो मेन डोमेन है वो कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को हिंदी में परितंत्र कहते हैं। ठीक है, परितंत्र क्या होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ परितंत्र क्या है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and materials। देखिए, इकोसिस्टम वो पारितंत्र होता है, वो सिस्टम होता है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, हम और आप जैसे हैं, पेड़ पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ये सब एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप उनको हानि पहुंचाएंगे तो उल्टा आपको भी हानि होगी इस तरह से। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप पेड़ को काटते हैं लकड़ी के लिए, आप देखते होंगे बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन आजकल बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इससे हमारे यहाँ क्या होती है कि वर्षा कम होती है, रेन बहुत कम हो जाता है, या फिर जो
पेड़ होते हैं, प्लांट और ये जो पौधे होते हैं, ये अपने उनकी जो रूट होती है वो बहुत तेज़ी से मिट्टी को कसे हुए होते हैं। जो सॉइल होता है वो उसको एकदम अपने रूट में कसे हुए होते हैं, जिससे हमारे यहाँ अपरदन नहीं होता, इरोजन कहते हैं उसे इंग्लिश में, इरोजन नहीं होता, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर आप पेड़ काट देंगे तो मिट्टी का कटाव होने लगेगा, लैंड स्लाइड होने लगेगी, भूस्खलन होने लगेगा, जिससे बहुत सारा ट्रेजेडी हो जाता है और बहुत सारी ट्रेजेडी आपको देखने को ही मिली है कई जगह। ठीक है, तो यही चीज़ होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, फिजिकल रूप से भी और केमिकल रूप से भी। ओके, भौतिक रूप से भी और रासायनिक रूप से भी एनवायरनमेंट में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, वो अपनी ऊर्जा उनको देते हैं, वो अपनी ऊर्जा उन्हें, और मटेरियल का भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस पूरे पारितंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ये लेसन 1 था। लेसन 1 इन्वायरमेंट मैंने आपको कवर किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप इसे देखिए, समझिए। ओके, आइए हम नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं। इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या है। अर्थ के बाहर तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ का डायमीटर कितना है, अर्थ कैसे रोटेट करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, मैं आपको बता चुकी हूँ लेसन 6 में। ओके, सॉरी, मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास 6 में एनसीईआरटी की। तो हम लेसन 2 में पढ़ेंगे हमारे अर्थ के अंदर क्या है। देखिए, हमारा अर्थ जो है ये हमारा अर्थ है। ओके, अगर आप अर्थ के अंदर जाते हैं, यहाँ से आप अगर यहाँ जाते हैं, एकदम अर्थ के सेंटर में जाते हैं, तो जब सबसे सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कोर कहते हैं। ओके, कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो सबसे सेंटर में होता है उसे इनर कोर कहते हैं, और उसके बाहर वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि ये देखिए, ये इनर कोर है, देन इसके बाहर वाला जो पार्ट है इसे हम आउटर कोर कहते हैं। ओके, इनर कोर सॉलिड होता है, रॉकी होता है वो, और जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड का बना होता है। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आप अर्थ से अंदर की ओर जाते हैं, अगर आप अंदर की ओर जाएंगे, कोर में जाएंगे, तो वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि वहाँ आज तक कोई पहुँच नहीं पाया और कभी कोई पहुँच भी नहीं सकता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई होता है, लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर होता है। इसको सिर्फ हम प्रिडिक्शन के तौर पर ही हम प्रिडिक्ट किया गया है, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि वहाँ कोर है, फिर मेंटल है, कुछ हलचल जो होती है प्लेट टेक्टोनिक्स की अंदर, उसकी वजह से प्रिडिक्शन किया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रिडिक्शन से ही हम बताते हैं कि अंदर कोर है। कोर के बाद अगर आप ऊपर आते हैं तो एक लेयर आपको मिलती है मेंटल की। ओके, मेंटल भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है लोअर मेंटल, एक होता है अपर मेंटल। ठीक है, ये जो होते हैं ये सेमी लिक्विड होते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि ये सेमी सॉलिड भी होते हैं, क्योंकि ये ना तो बहुत लिक्विड होते हैं, नहीं बहुत सॉलिड होते हैं, ये थोड़ी विस्कस होती हैं। ओके, उसके बाद जो क्रस्ट आता है, लेयर जो आता है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट, और हम लोग क्रस्ट पर ही रहते हैं। ओके, हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे रहते हैं, और हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो ओशियानिक क्रस्ट है, जो वाटर पार्ट है। ओके, तो ये था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और एक बात और मैं बता दूं कि जो हमारा कोर होता है वो निकल और आयरन का बना होता है। ओके, ये चीज़ याद रखिए, पूछा जाता है कभी कभी, निकल और आयरन का बना है हमारा कोर। उसके ऊपर जो हमारा मेंटल है, मेंटल जो है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और जो हमारा आउटर पार्ट है क्रस्ट, क्रस्ट हमारा सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। ये देखिए, सॉरी, जो ओशियानिक क्रस्ट है, सॉरी, ओशियानिक क्रस्ट जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमारा सियाल का बना है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम का बना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और हमारा जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक है, और हमारे कोर का रेडियस 3500 किलोमीटर है। ओके, तो ये था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मैग्मा। मैग्मा आप सुने होंगे, लावा, जलता हुआ लावा, ज्वालामुखी के बारे में आप जानते होंगे, आप कई जगह देखते भी होंगे नेट पर, या फिर फोटो में देखे होंगे कि ज्वालामुखी होती है, जो उसके अंदर से बहुत तेज़ी से लावा निकलता है, बहुत गर्म होता है वो। ओके, तो मैग्मा होता क्या है? मैग्मा जो होता है वो मिक्सचर होता है मोल्टेन या सेमी मोल्टेन रॉक का। ये क्या होते हैं कि इसमें जो रॉक होते हैं, जो बाहर निकलते हुए आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो रॉक आपको दिख रहा है जलते हुए, ये रॉक होते हैं। ओके, लेकिन ये जले हुए होते हैं, मोल्टेन, पिघले हुए होते हैं। ठीक है, इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ये एकदम से मेल्ट हो जाते हैं। ओके, एकदम गल जाते हैं ये रॉक।
और इनके अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है, बहुत तेज़ी से प्रेशर इनके अंदर जनरेट होता है। जब प्रेशर जनरेट होता है तो ये यहाँ से होते हुए इस पार्ट को, जो ये पतला पार्ट आप देख रहे हैं लंबी सी, उसको हम वेंट कहते हैं। ओके, ये वेंट से होते हुए एकदम ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से आते हैं और बहुत तेज़ी से निकलते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से निकलते हैं। और ये जब लावा इस तरह निकलते हैं तो ये जब ठंडे हो जाते हैं, ये देखिए गैस बबल्स के रूप में निकलते हैं या तो कभी कभी क्रिस्टल के रूप में निकलते हैं। ओके, लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये एकदम सॉलिड रॉक बन जाते हैं। ओके, जब ये सॉलिड रॉक बन जाते हैं तो वो कई तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक बन जाते हैं। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ इसमें, इसलिए मैंने आपको बताया मैग्मा के बारे में, क्योंकि अभी मैं रॉक और मिनरल के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो उसमें मैग्मा का यूज़ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं रॉक एंड मिनरल्स की। देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। रॉक हमारे यहाँ 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो इग्नियस रॉक होता है, जिसे प्राइमरी रॉक कहते हैं। मैंने आपको बताया मैग्मा के बारे में, मैग्मा निकलता है, देन कूल होता है, देन सॉलिडिफाई होता है। ओके, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो जो रॉक हमें मिलता है, दैट टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। ओके, उस रॉक को हम इग्नियस रॉक कहते हैं, प्राइमरी रॉक कहते हैं। फिर उसके बाद जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, देखिए अगर आप एक रॉक को, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, अगर आप इग्नियस रॉक को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो आपको सेडिमेंट्री रॉक मिल जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिल जाएगा। एंड देन अगेन अगर आप मेटामॉर्फिक रॉक को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो आपको अगेन इग्नियस रॉक मिल जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो यही एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। और सेडिमेंट्री रॉक एक ऐसा रॉक है कि जो फॉसिल फ्यूल से बना होता है, फॉसिल फ्यूल के इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। देखिए ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये मैग्मा है। मैग्मा हमारा सॉलिडिफाई हुआ, हमारा इग्नियस रॉक बना। ये देखिए इग्नियस रॉक ऐसा होता है। सेडिमेंट्री रॉक छोटे छोटे रॉक्स होते हैं। ओके, ये छोटे छोटे होते हैं। सेडिमेंट्स मीन्स आप जानते होंगे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसमें फॉसिल फ्यूल्स भी होता है। और फिर ये देखिए ये सेडिमेंट्स हैं और ये हमारा नीचे जाता है और सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और फिर हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक को अगर आप अगेन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ले जाएंगे तो वो फिर से मैग्मा बन जाएगा। और मैग्मा हमारा वॉल्केनिज्म के अंडर जब जाएगा तो वॉल्केनिज्म जब होगा, ज्वालामुखी जब फटेगी तो वो ऊपर आएगा, देन वो अगेन सॉलिडिफाई होगा और फिर इग्नियस रॉक बनेगा। ओके, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसको अच्छे से याद रखिए। तो ये पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 था। और अब देखिए एनसीईआरटी में कुछ नोट्स दिए रहते हैं बगल बगल में, मैं उसको भी कवर करूंगी जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो मैं आपको बता दूं, इसमें दिया था कि द डीपेस्ट माइन पॉनिंग इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। देखिए अभी तक जितना माइन जो है, जो खुदाई होती है ऑयल के सर्च के लिए, खुदाई होती है जगह जगह पर कि ऑयल मिल जाए, तो अभी तक जो सबसे डीपेस्ट माइन है, सबसे ज़्यादा जो खुदाई की गई है वो है 4 किलोमीटर डीप। ओके, और ये साउथ अफ्रीका में किया गया है और उस माइन का नाम है पोनिंग, इसे एम साइलेंट है, पोनिंग। ओके, ये चीज़ याद रखिए, पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। 4 किलोमीटर डीप है। अभी हम सब सिर्फ 4 किलोमीटर डीप ही पहुंच पाए हैं अंदर अर्थ के। ओके, ये चीज़ याद रखिए, इन सर्च ऑफ ऑयल। ओके, और ऑयल के सर्च में हम अभी सिर्फ 6 किलोमीटर डीप गए हैं। तो मतलब अभी हम लोग बहुत कम गए हैं अर्थ के अंदर। अभी हम लोग को अर्थ के अंदर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अर्थ के अंदर कोई जा भी नहीं सकता है जल्दी, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मैंने आपको बताया। तो जो भी हम लोग सब बताते हैं, कोर, क्रस्ट, मेंटल, ये सब एक प्रेडिक्शन है, साइंटिस्ट ने इसे अपने बताया हुआ है। एक वेव्स होती हैं, उसके मैं आपको बाद में बताऊँगी, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगी कि वेव्स होती हैं, जब मैं आपको अर्थक्वेक बताऊँगी। ओके, तो उसमें एस वेव, एल वेव होती हैं। तो उसके प्रेडिक्शन से हमें पता चला है कि अंदर कोर है, मैग्मा, मोल्टेन है, सॉरी मेंटल है एंड क्रस्ट है। ये देखिए ये कुछ डीपेस्ट माइन है, इसे आप पढ़ लीजिए। पॉनिंग जो है गोल्ड माइन है, जो मैंने आपको बताया 4 किलोमीटर डीप इन साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट ये सारे साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे माइंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ लीजिए आप। सो ये था हमारा लेसन 1 एंड लेसन 2, इसे मैंने कवर किया। नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी एनसीईआरटी सीरीज़ की, उसमें मैं लेसन 3 एंड लेसन 4 लेके आऊँगी। देखिए मैंने इसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको भी समझ में आ जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, सो कीप वॉचिंग प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोग देख सकें। ओके, एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।